आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट सर जो सर वर्क टाइम वो सर कितने से कितना होता है सर? सैलरी सर आपको कितनी क्या मिलती है सर? सर एस्पिरेंट है जो टाइपिंग और सर स्टेनोग्राफी सर एक ही समझ लेते हैं सर, इनमें सर क्या अंतर है? आपने अनगिनत सर परीक्षाओं में भाग लिया और उनमें सर सफलता प्राप्त की, तो सर हमारे दर्शक हैं वो सर जानना चाहते हैं आपकी सर इसके पीछे की मानसिकता क्या थी सर? कि सर्वप्रथम ये जर्नी यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही शुरू हुई थी, जो कि ओवरऑल 55,000 के लगभग पहुंचता है और इन हैंड सैलरी। आज हम सर से मिलवाने वाले हैं। सर शायद किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, सर ने विगत वर्षों में अनगिनत परीक्षाओं में भाग लिया और अनगिनत परीक्षाओं में सर ने सफलता प्राप्त की। तो सर आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट हम सर से ही सर का परिचय जानेंगे, क्योंकि हम तो असमर्थ हैं सर का परिचय देने में। और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर ने अपना कीमती समय दिया। कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे पर आखिरकार आज सर का इंटरव्यू मिल ही गया। सर धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दे दीजिए सर, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं सर। धन्यवाद विशाल जी। जैसा कि आपने कहा है कि मैं अपना परिचय दूं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना अच्छा मंच दिया बोलने के लिए, आपके दर्शकों के बीच पहुंचने के लिए। परिचय के साथ मेरा नाम शिवम तिवारी है और वर्तमान में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर स्टेनोग्राफर चयनित हूं और मेरा चयन कानपुर नगर में हुआ है। हाँ जी। सर किस वर्ष आपने सर परीक्षा दी थी सर? सर किस वर्ष? मैंने 2022 में परीक्षा दी थी। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 परीक्षा के तहत मेरा चयन हुआ है जी। जैसा कि सर ने बताया, सर ने 2022 में सर ने परीक्षा दी थी और सर का ये प्रथम प्रयास ही था, सर ने बताया था, और सर ने प्रथम प्रयास में ही इसमें सफलता प्राप्त की थी। अब हमारे सर एस्पिरेंट जानना चाहेंगे कि सर आप इनकम टैक्स स्टेनोग्राफर बनने के लिए सर क्या क्या शैक्षिक होता है सर होना आवश्यक है सर? जैसा कि विशाल जी ने पूछा है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताएं होती हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें 12th पास मांगते हैं। आप अगर 12th पास हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, उसमें स्नातक पास मांगते हैं जी। और सर कोई सर डिग्री या डिप्लोमा होता है सर इसमें? इसमें स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है। जैसे कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, उसमें केवल और केवल 12th पास ही मांगते हैं। इसमें किसी भी डिप्लोमा की नीड नहीं है। इसमें केवल और केवल आप स्टेनोग्राफी का कोर्स करते हैं जी। इसमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टेनोग्राफर की डिग्री लिए रहें। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है उसमें स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा वो मांगते हैं आपसे जी। और सर हर एक डिपार्टमेंट सर अलग अलग स्पीड मांगते होंगे सर? इसमें जो एसएससी एग्ज़ाम करवाता है एसएससी स्टेनोग्राफर, अब मेरा तो 2022 के थ्रू हुआ, तो उसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी का वैकेंसी निकालती है वो। तो जो ग्रेड सी की वैकेंसी होती है उसमें स्टेनोग्राफी की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, एवं ग्रेड डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 80 वर्ड पर मिनट, अर्थात 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से एसएससी एग्ज़ाम करवाती है। यही है। हम सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। कुछ सर एस्पिरेंट हैं जो टाइपिंग और सर स्टेनोग्राफी को सर एक ही समझ लेते हैं सर, इनमें सर क्या अंतर होता है सर? जैसा कि आपने पूछा है कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये मानते हैं कि स्टेनोग्राफी एक प्रकार की टाइपिंग है, तो उनका ये मानना 20% तक तो ठीक है। लेकिन स्टेनोग्राफी में एक व्यक्ति विशेष आपको डिक्टेशन बोलता है और उस डिक्टेशन को आपको स्टेनोग्राफी को संकेत होते हैं उसमें लिखना होता है, और उसके बाद उसी लिखे हुए को आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी स्टेनोग्राफी आप सीखते हैं उसमें कन्वर्ट करना होता है। और इसमें जो आप टाइपिंग करेंगे इसके लिए भी कुछ फ़ॉन्ट चलते हैं। बहुत से बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होती है कि आखिर किस फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग करें। तो इसमें फ़ॉन्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृतिदेव, एक होता है मंगल इन स्क्रिप्ट। तो एसएससी इसमें दोनों ऑप्शन देता है, मंगल को इसमें कृतिदेव भी देता है और मंगल इन स्क्रिप्ट भी देता है। तो आप जिसमें भी टाइपिंग करना आपके लिए सुलभ है आप उसको चॉइस में ले सकते हैं जी। सर ने बताया सर जब भी कोई सर एस्पिरेंट स्टेनो सर तैयारी करता है तब उसके सर मन में इसके सिलेबस के बारे में सर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। सर हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सर कृपया करके सर बता दीजिए। जैसा कि विशाल जी ने पूछा है कि स्टेनोग्राफी में सिलेबस आखिर क्या पूछा जाता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के थ्रू मेरा चयन हुआ है
उसमें सिलेबस के रूप में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं 3 सब्जेक्ट है। जी, जिसमें आपका इंग्लिश रहता है 100 मार्क्स का, एंड रीजनिंग रहता है 50 मार्क्स का, एंड जीएस रहती है 50 मार्क्स की। ओवरऑल 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है और फिर आपका मेंस होता है, और मेंस में स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। जी। जैसा कि सर आपने सर बताया था कि विगत वर्षों में सर आपने अनगिनत सर परीक्षाओं में भाग लिया और उनमें सर सफलता प्राप्त की। तो सर हमारे दर्शक हैं वो सर जानना चाहते हैं आपकी सर इसके पीछे की मानसिकता क्या थी सर? आप कुछ सर बताना चाहेंगे सर आप? जी, जैसा कि विशाल जी ने पूछा है कि मैंने कई परीक्षाओं में प्रतिभाग किया एवं उसमें चयनित भी हुआ, तो इसी के तहत मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ये जर्नी यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही शुरू हुई थी, जो कि वर्तमान में 60,000 वैकेंसी आई भी हुई हैं और आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। तो ये बात है 2019 की, जब 41,000 वैकेंसी आई थी शायद, तो उसमें मेरा चयन हुआ था। सर एक सवाल और पूछिए सर, आपने सर पहला ही सर एग्जाम था जो सर आपने सर दिया था कांस्टेबल का सर? देखिए, एग्ज़ाम तो पहला नहीं था, इससे पहले भी मैं प्रिपरेशन में तो लगा ही हुआ था कंपटीशन की। मैं पहले मेरा जनरली इंटरेस्ट टीचिंग लाइंस में था, मैं बीएड करना चाहता था, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसमें भी मेरी रैंक थी ऑल यूपी में 2250 के लगभग, जिससे मुझे डीवीसी कॉलेज मिला था उरई का। उसके बाद फिर उसी के बीएड के चलते मैं बीच में ये एग्ज़ाम भी दिया, जिसमें आपका 2019 में कांस्टेबल परीक्षा हुई, 41,000 पद, शायद 2018 लास्ट या 19, तो 41,000 कुछ पद थे, तो उसमें मेरा चयन हुआ। लेकिन जनरली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस में नहीं था, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं वैकेंसी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा होता, कोई भी जॉब आज के समय में ख़राब नहीं है, आपको जो भी जॉब मिल जाए आप उससे एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता था, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में था, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था। मैंने शुरुआत से ही बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो इसी के चलते मैंने उस परीक्षा को छोड़ दिया, मैंने डीवी स्किप कर दी, क्योंकि मुझे किसी बच्चे की सीट भी ख़राब नहीं करनी थी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही सर, किसी बच्चे की सर ने सीट खराब नहीं की सर ने। एक्चुअल में मैं सभी बच्चों से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, तो मुझे जो लगता है कि किसी भी बच्चों का मैं नुकसान नहीं कर सकता। बात तो सही है सर। जी, तो इसी के साथ फिर 2020 में या 19 लास्ट में एक 49,000 भर्ती आई यूपी पुलिस की ही, उसी में भी मेरा चयन हुआ। मैं समय समय से पेपर दे के अपने आप को आंकता रहता था कि कहीं कमजोरी तो नहीं हो रही है मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली टीचिंग कर रहा था, मैं बीएड चल रहा था मेरा डीबीसी से। तो इसी के चलते मैंने 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 बार सर। जी, और लेकिन मैंने फाइनल ज्वाइनिंग नहीं ली, क्योंकि मुझे, और मैं डीवी ही मैंने स्किप कर दी, क्योंकि मुझे बच्चों की सीट बर्बाद नहीं करनी थी। इसी के साथ चलते समय आया 2022 का, अक्टूबर 2022, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला, शायद आपने सुना भी होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ये इसने 2 वैकेंसी निकाली। इसके साथ साथ ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकालता है, जिसमें शायद 1400 या 1500 कुछ पद थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये वैकेंसी निकाली, तब मैं कॉम्पिटिशन के दौर में तो था ही, लगातार मेरी प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो अक्टूबर 2022 के इस एग्ज़ाम के फॉर्म मैंने भरे, मैंने दोनों फॉर्म भरे थे। ग्रुप सी के तहत आता है जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोनों फॉर्म भरे, तो फिर मुझे लगा कि अब इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी में शायद 800 या 850 पद थे। हिंदी स्टेनोग्राफी की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी स्टेनोग्राफी सीखा हूँ। और जूनियर असिस्टेंट में भी 1000 के लगभग पद थे। मैंने इसके तहत पढ़ाई की, और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आया मई या जून में 2023। क्योंकि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो एग्ज़ाम्स को जल्दी कराता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो जब इसका रिजल्ट आया, तो ईश्वर की कृपा से मेरा दोनों में चयन हो चुका था। जी, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें ऑल यूपी रैंक थी मेरी 31 जी, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें मेरी रैंक थी शायद 21 जी। तो जब चयन हो गया, अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2800 ग्रेड पे की जॉब है, एंड जो जूनियर असिस्टेंट है वो 2000 ग्रेड पे की जॉब है। तो मैंने 2800 ग्रेड पे की जॉब के साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जिला न्यायालय उरई में ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरा होम टाउन भी है जी। अब इन दोनों एग्ज़ाम के बाद मैं जब ज्वाइन कर लिया, मैंने वहाँ का कार्यशैली देखा, और इसी के साथ मैं एक और एग्ज़ाम दिया था
जिसका आप बात कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, 2022 में उसका फॉर्म आया था। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के नाम से वो एग्ज़ाम जाना जाता है। तो मैंने उस एग्ज़ाम को दिया। जनरली जो मैंने आपको बताया, अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, तो उसके पहले जुलाई 2022 में मैं एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म डाल चुका था। समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ, तो इसका एग्ज़ाम मेरा हुआ जाके अक्टूबर या नवंबर में, 2022 की बात कर रहा हूँ 2022 में जी। तो जब इसका फॉर्म आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तब इसका एग्ज़ाम था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का। मैंने उस एग्ज़ाम को दिया और उसके बाद इसका स्टेनोग्राफी का टेस्ट हुआ फरवरी 2023 में जी। एसएससी स्टेनोग्राफी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है, जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम हुआ, ग्रेड सी और डी का मैंने दोनों के लिए मैं क्वालिफाई था। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का एग्ज़ाम मैंने मेंस एग्ज़ाम मैंने दिया स्टेनोग्राफी का, जिसमें मेरा ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों में चयन हो चुका था जी। तो फिर मैंने उसमें से ग्रेड सी को प्रेफर ना करके ग्रेड डी को प्रेफर किया। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए था। मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था कि इस डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ की कार्यशैली देखें, हर कोई व्यक्ति इसकी तारीफ़ करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलग ही चार्म है, ये आप भी जानते होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काफ़ी पास मिलने के आसार थे। मीन्स मुझे जो कानपुर नगर मिला है वो इसी डिपार्टमेंट की वजह से मिला है जी हाँ, क्योंकि होम पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हो जाता है। इस वजह से मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रेफर किया। अदरवाइज मैं ग्रेड सी के तहत दिल्ली में भी पोस्टिंग ले सकता था जी हाँ। और इसी के चलते उस टाइम पे केवीएस की भी वैकेंसी आई थी स्टेनोग्राफर की, लगभग 54 पद थे उसमें, तो मैंने उसको भी उत्तीर्ण किया जी। तो उसको मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें काफ़ी दूर मिल रहा था मुझे, जबकि मुझे यहाँ बेटर ऑप्शन मिल गया कानपुर नगर के रूप में, तो फिर मैंने इसको ही ज्वाइन कर लिया जी। आपकी सर रैंक भी आई थी सर, बता दीजिए सर दर्शकों को। सर जी, इनकम टैक्स में मेरी रैंक 13वीं रैंक थी कैटेगरी से ऑल इंडिया में जी जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी 13वीं रैंक थी ऑल ओवर इंडिया में। और अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तभी आपको पास की जगह भी मिलती हैं। अदरवाइज जब आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया के एग्जाम्स कराता है, इतना आसान तो नहीं होता आसपास लेना। तो अच्छी रैंक के कारण ही मुझे अब होम पोस्टिंग मिली है जी। और इसके साथ ही मैं आपको एक भर्ती के बारे में और बताना चाहूँगा कि 2021 पैट के थ्रू 2022 में शायद जनवरी माह था जब लेखपाल भर्ती के आवेदन लिए गए थे, तो मैंने भी वो परीक्षा दी थी, तो मेरा लेखपाल भर्ती में भी चयन हुआ है जी जी। तो उसका भी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया था, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया ये आप स्किप कर दीजिए, एक स्किप अभियान चला था। और चूँकि मैं पहले से ही छोड़ता चला आ रहा हूँ डीवी कि किसी बच्चे का सीट बर्बाद ना हो, उसका अधिकार ना छीना जाए, तो इसलिए मैंने उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर दिया था जी। सर आपने सर बताया कि विगत वर्षों में सर अनगिनत सर परीक्षाओं में आपने सर भाग लिया और सर सफलता भी प्राप्त की। सर किस प्रकार आपने सर इतनी सारी सर परीक्षाओं में सर सफलता प्राप्त की? बहुत सारे सर एस्पिरेंट होते हैं जो सर गलत रणनीति के कारण अपनी बहुत सारी जो समय होता है कीमती सर उसको सर बर्बाद कर देते हैं। सर कृपया करके सर कुछ अच्छी सर रणनीति सर बताइए। जैसा कि विशाल जी ने कहा है कि इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए एक बेहतरीन रणनीति क्या होनी चाहिए, वो भी सर आपने सर रैंक के साथ सर बहुत बड़ी बात जी जी। तो रणनीति के तौर पर मैं आपसे और आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का कोशिश किया कीजिए। और सबसे पहले तो ये है कि आप अपने एक गाइडर को, जिससे आप पढ़ते हैं, या फिर उसे हम टीचर भी कह सकते हैं, आप पहले उसका चयन करें कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी भी परीक्षा को देने के लिए उसका सिलेबस मालूम नहीं होता है, तब तक आप उसकी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी परीक्षा का सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। जैसे कि मैं वर्तमान में जिस पद पर चयनित हूँ, स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया था, तो मैंने सर्वप्रथम इसके सिलेबस को देखा। एसएससी के साइट पर इसका सिलेबस डाला हुआ था, जो ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं सरकारी रिजल्ट पे। तो उसमें इंग्लिश 100 मार्क्स का एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का एंड जीएस 50 मार्क्स का, इसको मैंने एक नोटबुक पर लिखा जी। क्योंकि भाई किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, और अगर आपको उस लेवल की तैयारी करनी हो कि आपको रैंक लाना हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंटिन्यूटी बेहद ज़रूरी है।
तो चूँकि इंग्लिश 100 मार्क्स का था, 100 नंबर का था, तो भाई उस पर मेहनत भी ज़्यादा ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रेफर किया नीतू मैम। जी हाँ, ये यूट्यूब पर पढ़ाती हैं नीतू मैम, दिल्ली में रहती हैं, और केडी कैंपस आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, तो नीतू मैम से मैंने इंग्लिश पढ़ा, और नीतू मैम की इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ मैंने उनकी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं उन पर काम किया जी। और गोपाल वर्मा सर की भी एक बुक आती है, अब मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट उनकी एक बुक है इंग्लिश की, मैंने उससे प्रैक्टिस की। और इसके साथ साथ मैंने और भी कई बुक्स प्रेफर की हैं, क्योंकि अब इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको यहाँ वहाँ हाथ मारना ही पड़ता है। जी जी, एक इंग्लिश की बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मैंने उसको भी लगाया। जी हाँ, और एक किरण की बुक होती है इंग्लिश की, किरण पब्लिकेशन की, और तो उससे मैंने प्रैक्टिस की। जैसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया नीतू मैम से, और प्रैक्टिस के तौर पर मैंने इन बुक्स को फॉलो किया। तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैंने ऐसे अपनाई, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब चूंकि मैं तो कई एग्जाम पहले से ही निकाल चुका था, जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी मैं एग्जाम दे चुका था, उसमें रीजनिंग आती है, तो मेरा प्रैक्टिस पहले से ही था। अब उस प्रैक्टिस को धार देने के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ही रीजनिंग की बुक को फॉलो किया। मैंने उससे केवल और केवल प्रैक्टिस की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जी। फिर आता है जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज। उसके लिए मैंने केवल और केवल लूसेंट, जी जी, देखिए आप किसी भी परीक्षा के लिए कहिए तो मैं तो लूसेंट को ही फॉलो करता हूँ। और मैं क्या, और भी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो भी लूसेंट को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेसिक बुक है लूसेंट, ये रामबाण है जीएस के लिए। सबसे पहले आप लूसेंट को फॉलो करें, उसको पूरा पढ़ें, केवल एक बार नहीं 2 से 3 बार, तब वो आपके माइंड में सेट होती है। लूसेंट के साथ अगर आपको और एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि भाई जीएस में भी इसको अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको रैंक अच्छी लानी है, तो उसके साथ आप एसएससी की एक बुक आती है घटना चक्र, आपने सुना होगा, घटना चक्र एसएससी की बुक आती है, आपके मैक्सिमम दर्शक जानते होंगे, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक लूसेंट और एक घटना चक्र, इन दोनों बुक्स के सहारे आप 30+ स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं आउट ऑफ 50, जो कि एक जीएस में अच्छा स्कोर माना जाता है सर। जी जी, और 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों की मदद के लिए सर ने अपनी यूट्यूब चैनल भी ओपन कर ली है, तो आप उससे आप डायरेक्ट जुड़िए, और जो भी आपके डाउट हैं स्ट्रेटजी संबंधी, किसी भी प्रकार के आपके डाउट हैं, वो सर के आप चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सर को जब भी समय मिलेगा सर आपके जवाब जरूर देंगे, और अच्छे से अच्छे देंगे सर। और हम सर से आप जानना चाहते हैं कि सर आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट सर जो सर वर्क टाइम वो सर कितने से कितना होता है सर? जी, जैसा कि विशाल जी ने कहा है कि वर्क टाइम कितना होता है, तो जो ऑफिशियल वर्क टाइम है वो 9:30 से 6 है। जी हाँ, 9:30 मॉर्निंग से इवनिंग 6 o'clock तक। जी, और सर छुट्टी सर कितनी क्या मिलती है सर, और सैटरडे संडे सर? जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो जॉब आती है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें शनिवार और रविवार आपका ऑफ रहता है। जी, और अब हम सर से जानना चाहते हैं सर कि आपको सर आपके होम टाउन में सर पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे उरई सर जालौन के रहने वाले हैं, अगर सर यहाँ पे सर ऑफिस है सर इनकम टैक्स की, तो सर आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी सर? जी, जैसा कि आपने कहा है कि इस डिपार्टमेंट के तहत मुझे होम टाउन में पोस्टिंग मिल सकती है कि नहीं, तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रीजन वाइज वर्क करता है। आप जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो यहाँ पर 2 रीजन हैं, एक कानपुर रीजन एंड लखनऊ रीजन, और जो कानपुर रीजन है उसी के तहत उरई स्टेशन भी आता है। तो अगर आप चाहें तो भविष्य में 1 साल बाद आप अपने स्टेशन पर वापस आ सकते हैं, अर्थात उरई स्टेशन पर। जी, इसके तहत और भी स्टेशन है, उरई स्टेशन है, आगरा स्टेशन है, झांसी स्टेशन है, एक्स्ट्रा। जी सर, हमारे साथ दर्शक एक बात और जानना चाहते हैं सर, जैसे कि सर कहते हैं सर बिना अर्थ के साथ सब व्यर्थ होता है सर, आगे सर सैलरी सर आपको कितनी क्या मिलती है सर? जी, सैलरी के रूप में इसमें 2 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड सी, एक ग्रेड डी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी ही एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो ग्रेड डी का सैलरी होता, ग्रेड डी का सैलरी जिस पर मैं चयनित हूँ, ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, और इसमें बेसिक 25,500 होता है, और अलाउंसेस मिला के मेरा ओवरऑल 55,000 के लगभग
पहुंचता है और इन हैंड सैलरी 48,000 के लगभग आती है। 48,000 जी। जैसे कि सर ने बताया 48,000 आपके इन हैंड आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। एस्पिरेंट्स से तैयारी करते हैं उनके सर फैमिली के लिए ही करते हैं सर, हर चीज़ सर फैमिली के लिए होती है सर। आपको सर जो सरकारी सर वेतन मिलती है सर, उसके अलावा आपको सर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आपकी फैमिली को सर कौन कौन मिलती हैं सर, बताइए सर। देखिए, अगर फैमिली की सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल एम्प्लॉय को वेतन के साथ साथ गवर्नमेंटल क्वार्टर भी मिलते हैं। जी जी, ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे अगर आप 4200 ग्रेड पे हैं तो आपको टाइप 3 का क्वार्टर मिलेगा। अगर आप 4600 ग्रेड पे हैं तो आपको टाइप 3 का क्वार्टर मिलेगा। और 2800 और 2400 ग्रेड पे आपको टाइप 2 के क्वार्टर अलॉट होते हैं। तो अभी जो मुझे है टाइप 2 के क्वार्टर मिल सकते हैं और उसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। उसके तहत डिपार्टमेंट के थ्रू आपको टाइप 2 के क्वार्टर अलॉट करा दिए जाते हैं। टाइप 2 के क्वार्टर में आपको 2 रूम मिलेंगे, किचन मिलेगी, बरामदा मिलेगा एंड आपका बालकनी मिलती है एंड आपका लैट्रिन बाथरूम यही सब रहता है पूरा। तो टाइप 2 के क्वार्टर में आपको एक बड़ा सा हॉल, एक रूम और ये सब मिलता है। सर ने बताया सर आपको सरकारी सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। हाँ, एक चीज़ मुझे और बताना था कि इसमें CHS कार्ड भी बनता है, जो कि हेल्थ को लेकर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके परिवार वालों को या फैमिली को ये कार्ड काफ़ी सुविधा देता है कि अगर आपका ये कार्ड बना हुआ है, इसके लिए मंथली आपको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ता है और आपका इलाज आप अगर करवाओगे तो उसका रीइम्बर्समेंट हो जाता है। जो आप पैसा खर्च करोगे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो इलाज भी आपके पेरेंट्स का फ्री है जी, जो आप पर डिपेंडेंट हैं जी। सर जो भी एस्पिरेंट इस पद की तैयारी कर रहे हैं और जो भी सर हमारे दर्शक सर वीडियो देख रहे हैं सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जी, मैं तो आपकी इस क्वेश्चन पर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पद का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, कि आप सिलेबस को देखें और उसे लिखें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ आपके मस्तिष्क में ज़्यादा अच्छे से जगह बनाती है। समझ रहे ना? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी समस्या आती है। तो इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश से डरे नहीं, आप उसका सामना करें। इंग्लिश का सबसे पहले एक अच्छा टीचर चुनें, जैसे मैंने नीतू मैम को चुना, और आपकी नज़र में और भी कोई टीचर हो आप उनको चुन सकते हैं जिनकी आपको समझ में आए। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर वे में अच्छी बुक्स पर आप बिलीव करें। जैसा कि मैंने बताया, एक MB पब्लिकेशन भी होती है, मैं पहले बताना भूल गया था। इंग्लिश की एक बुक होती है प्रैक्टिस सेट के तौर पे, MB पब्लिकेशन, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को। अगर SSC में जनरली जो एग्ज़ाम आते हैं तो उस बुक में सारा का सारा आपको मिल जाता है। तो इंग्लिश के लिए आप एक अच्छा टीचर चुनकर उनसे एक बार कोर्स सिलेबस कंप्लीट करें एंड उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और बहुत से बच्चों को क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, इन सब में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालें। जी, द हिंदू भी आता है और इंडियन एक्सप्रेस भी आता है। तो अगर द हिंदू समझ में नहीं आता है आपको तो आप इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हो। उसकी लैंग्वेज हल्की सी सिंपल है कंपैरिजन टू हिंदू जी। तो इंग्लिश के साथ साथ आपका वोकेबलरी पोर्शन, आपका जो पढ़ने की हैबिट है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे कि आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं रीजनिंग के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, प्रैक्टिस सेट रहता है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करें, ईमानदारी से सॉल्व करें। और जैसे कि विशाल जी ने बताया है कि एक यूट्यूब चैनल मेरा भी है, तो आप अगर उसमें भी जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आपका भाई आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। और GS के लिए भी मैंने आपको बताया लूसेंट, और लूसेंट के साथ साथ जो SSC के प्रीवियस सेट पेपर हैं जो कि घटना चक्र के थ्रू आते हैं, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अब विशाल जी के तहत या फिर मेरे YouTube चैनल के तहत आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूँगा और आपके लिए एक नया वीडियो बना दूँगा। तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर आपको खुद पर आत्मविश्वास है ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे और आपके दर्शकों से कि खुद पर भरोसा करें। आजकल का ज़माना वैसे भी आप जानते हैं
कि भाई मिलते हैं, मैंने भी फील किए हैं, आप लोग भी कर ही रहे होंगे कि भाई हर जगह से ताने सुनाए जाते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो भाई वो तो सुनना ही पड़ता है। ये आपका संघर्षमय समय है, इसको भाई पार कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए एक अच्छे डिपार्टमेंट में चयनित होकर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों से, तो पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। सर ने आज जो अपने कीमती समय दिया उसके लिए सर को एक बार और हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो भी दर्शक अभी तक बने रहे, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि सर की चैनल को सब्सक्राइब करिए और सर से जुड़िए। जो सर की चैनल की आईडी है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और सर की इंस्टा आईडी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपने जो भी सवाल हैं, एस्पिरेंट का हम चाहते नहीं कि समय बर्बाद हो, सर से आपको एकदम सटीक रणनीति मिलेगी। तो सर से कृपया करके आप जुड़िए, हर जगह सर को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए सर को। और हम दर्शकों से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहें, आप उनसे जुड़े रहें, आपको सटीक रणनीति मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।